एक तरफ दुनिया सुपर पावर बनने की रेस में है, मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर पावर से इतिहास को लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने स्कूलों पर ताली लटका रहा है। क्यों? ताकि कुछ लीटर पेट्रोल डीजल बचा सके। आप सोच कर देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो परमाणु बम का डर दिखाकर पाकिस्तान सालों तक दुनिया से सौदेबाजी करता रहा, आज वही न्यूक्लियर ताकत ना तो सड़कों पर गाड़ियां चला पा रही है और ना ही स्कूलों का अंधेरा दूर कर पा रही है। और स्कूल बंद करना किसी भी कौम के खत्म होने की पहली निशानी होती है। पर पाकिस्तान की बेबसी देखिए, बच्चों की पढ़ाई इसलिए रुक गई क्योंकि बस में डालने के लिए तेल नहीं बचा। इसकी गहराई में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध में यूरोप भी इस संघर्ष में उतर रहा है। वे अमेरिका की मदद कर रही है ताकि ईरान के ड्रोन को मार गिराया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की मदद कौन कर रहा? यहाँ बार बार रूस का नाम सामने आ रहा। अब रूस का नाम सामने क्यों आ रहा है और इस पूरे संघर्ष में रूस का क्या फायदा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। युद्ध की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर हैं, वहां पर अब और भी ज्यादा संकट शुरू हो चुका है और भारत का पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका सबसे ज्यादा असर अभी से दिखने लगा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान में तो बुरी हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में तेल की खपत कम करने के लिए आज कई बड़े फैसले लिए हैं। आज पाकिस्तान एक ऐसी डिजिटल कैद में है जिसकी चाबी सिर्फ आईएमएफ के कर्ज और विदेशी टैंकरों के पास गिरवी रखी हुई है। मुल्क पूरी तरह ऑटो पायलट मोड पर है। शहबाज शरीफ ने अपने ही सिस्टम पर जो हमला किया उसे सादगी के नाम दिया जा रहा, लेकिन इस सादगी के पीछे अपनी नाकामी को वो छुपा रही है। अब पूरे पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए, जबकि यूनिवर्सिटीज में क्लासेज ऑनलाइन होंगी। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर अब हफ्तों में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से ही काम करेंगे ताकि वे सड़कों पर ना निकले और पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके। 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, यानी 60% सरकारी गाड़ियों को पाकिस्तान में खड़ा कर दिया जाएगा, पार्क कर दिया जाएगा और गाड़ियों को सिर्फ 2 महीने तक 50% से भी कम फ्यूल अलाउंस किया जाएगा। ये पाकिस्तान में जो पेट्रोल बिक रहा है वह 231 रुपए प्रति लीटर है, यानी वहां पेट्रोल और डीजल के भाव काफी बढ़ गए हैं। अब भविष्य में ये पेट्रोल कितना और बढ़ेगा ये देखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध में यूरोप भी अब इस संघर्ष में उतर रहा है। वे अमेरिका की मदद कर रही है ताकि ईरान के ड्रोन को मार गिराया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की मदद कौन कर रहा है? यहाँ बार बार रूस का नाम सामने आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दी। अब सवाल यह है कि पुतिन कितनी दूर तक जाएंगे और रूस के लिए इसमें क्या दांव पर लगा है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। मॉस्को का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। इस कहानी की शुरुआत से ही, यानी सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले, राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसे कई विकल्प सुझाए थे जिसमें मध्यस्थता करके तनाव को कम किया जा सकता था। इसमें से कई प्रस्ताव अभी भी मेज पर हैं। राष्ट्रपति ने कल कहा कि रूस तैयार है और जितना भी संभव हो सके मदद के लिए खुशी खुशी सहयोग करेगा। इसका मतलब है कि पुतिन ने युद्ध खत्म कराने के लिए कई विकल्प सुझाए हैं। हालांकि आप यूरोप से पूछो तो उनका कहना है कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है। उनका कहना है कि अभी भी इस युद्ध से न केवल रूस को फायदा हो रहा है बल्कि इस पूरे युद्ध का रूस ही विजेता है। जैसे जैसे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, रूस को अपनी यूक्रेन वाली जंग के लिए फायदा मिल रहा है। उनके लिए पैसा एकजुट हो रहा है। साथ ही सैन्य संसाधन जो यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जा सकते थे, वे अब इस नए युद्ध की वजह से दूसरी तरफ जा रही है। इस बात में कुछ सच्चाई भी है। पहली बात, इस युद्ध की वजह से दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। अब पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव कम हो गया है। यहाँ तक कि जो शांति वार्ता तय की गई थी वह भी टल गई। दूसरी बात, पुतिन के पास अब एक नया तर्क भी है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है तो फिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं कर सकता? क्या दोनों मामलों के लिए एक ही पैमाना नहीं होना चाहिए? इसके अलावा यह युद्ध रूस की ऊर्जा आय भी बढ़ा रहा है। गल्फ क्षेत्र से तेल और रूस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसीलिए रूसी ऊर्जा की मांग भी
कड़ाई बढ़ गई है। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस के तेल और गैस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन इस संकट का फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा है कि वे यूरोप को भी ऊर्जा बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों को लंबी अवधि के लिए सहयोग की गारंटी देनी होगी। पुतिन का कहना है कि हम यूरोपीय देशों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उनसे यह संकेत चाहिए कि वे वास्तव में हमारे साथ काम करना चाहते हैं और स्थिरता तथा भरोसे को बनाए रखेंगे। कुछ यूरोपीय देश भी इस विचार का समर्थन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हंगरी रूस की ऊर्जा पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि यह इस संकट का एक समाधान हो सकता है। इस तरफ अल्पकाल में पश्चिम एशिया का यह युद्ध रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह यूक्रेन के लिए दुनिया से ध्यान हटाएगा और रूस की ऊर्जा आय बढ़ाएगा। शायद रूस के लिए बाजार भी खोलते, लेकिन लंबी अवधि में स्थिति थोड़ी जटिल है। रूस नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में आ जाए। वह इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, लेकिन 2024 के अंत में रूस ने अपनी एक बड़ी रणनीतिक पकड़ खो दी है, जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असल को सत्ता से हटा दिया गया। पुतिन ने 2025 में सीरिया के गृह युद्ध में दखल दिया था और लगभग एक दशक तक उन्होंने असद सरकार को सत्ता में बनाए रखा। इसके बाद रूस को पश्चिम एशिया में एक रणनीतिक ठिकाना मिला था, लेकिन अब वह मौजूदगी खत्म हो चुकी है। यहीं पर ईरान की भूमिका सामने आती है। हाल ही के वर्षों में रूस और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने रूस की सेना को ड्रोन सप्लाई किए थे, खासकर शाहिद आत्मघाती ड्रोन। रूस ने इस ड्रोन को अपने देश में बनाने के लिए भी समझौता किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ईरान को अहम सैन्य सूचनाएं दे रहा है, जैसे कौन कौन अहम ठिकाने हैं, मुख्य रडार कहाँ है और किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। यह जानकारी ईरान के लिए काफी मददगार हो सकती है। दूसरी बात, पुतिन एक पुल की तरह काम कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और ईरान की सरकार से भी उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसलिए अगर दोनों पक्ष युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहें तो उस रास्ते की व्यवस्था कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पुतिन। और सच कहें तो शायद अभी दुनिया में कोई भी और रास्ता नहीं है। ट्रंप चीन पर भरोसा नहीं करते, ईरान रूस पर भरोसा नहीं कर सकता, खाड़ी देश खुद इस संघर्ष का हिस्सा है। भारत ने भी इस मध्यस्थता में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है, इसीलिए विकल्प लगभग रूस पर आकर टिक जाता है, रूस पर आकर अटक जाता है। हालांकि यह कोई निस्वार्थ कदम नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। अगर पुतिन ट्रंप के लिए इस युद्ध को रोकने का रास्ता निकाल देते हैं तो बदले में उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है, शायद यूक्रेन के मुद्दे पर कोई रियायत या बहुत सारी रियायत। कुल मिलाकर इस युद्ध में कई हित जुड़े हुए हैं, कुछ एक दूसरे के पूरक है और कुछ एक दूसरे के टकराव वाले। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इन हितों की टकराव और तेज हो सकती है और अलग अलग खिलाड़ी ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया इस युद्ध का खत्म होने का इंतजार कर रही है और हमारी नजर इस युद्ध पर बनी हुई है। आज के लिए अंतरराष्ट्रीय खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल आपको रात 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।